हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है अर्श मल्होत्रा और आज मैं आप सब लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल जिसका नाम है अर्श मल्होत्रा क्लासेस। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी शेड्यूल 1 अंडर सप्लाई अंडर जीएसटी। इसके हमने लास्ट 2 पॉइंट डिस्कस किए थे एंड आज हम थर्ड पॉइंट से डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको लास्ट के 2 पॉइंट रिवाइज करा दूंगा। आइए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ। अगर आप मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अगर आपको वीडियो को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा उन स्टूडेंट्स को जो जिनके एग्ज़ाम अभी नवंबर एंड दिसंबर में है। तो आइए वीडियो अब हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, हम यहाँ से हमने स्टार्ट किया था सेक्शन 7C द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्री टू बी मेड विदाउट कंसिडरेशन मींस सप्लाई हम करेंगे अगर जीएसटी के अंदर, अगर हमने विदाउट कंसिडरेशन भी करी है और वो सारी सप्लाई शेड्यूल 1 के अंदर कंसिडर है तो हम उसे क्या मानेंगे? सप्लाई अंडर जीएसटी। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी एसेट्स का जो परमानेंट ट्रांसफर हो गया है, लाइक एक बार अगर हमने ट्रांसफर कर दिया तो दोबारा हमारी कोई इंटेंशन नहीं है उसको वापस लेने की। दूसरा, वो बिजनेस के एसेट होने चाहिए। अगर वो बिजनेस है तो उसमें वो एसेट का रोल होना चाहिए और हमने उन एसेट्स पे आईटीसी अवेल्ड कर लिया होगा, मतलब हमने उस आईटीसी ऑलरेडी क्लेम कर चुके हैं और हमने वो एसेट को ट्रांसफर करा है किस पे? विदाउट कंसिडरेशन पे, विदाउट कंसिडरेशन। तो वो सप्लाई किस सेक्शन में कवर की जाएगी? सेक्शन 7(1)(c) रीड विद शेड्यूल 1। यहाँ तक कोई डाउट? जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि एक इन्फोसिस कंपनी है, उसने 1 जनवरी 2019 को लैपटॉप खरीदे थे। सपोज उसने 10 लाख रुपए के लैपटॉप खरीदे एंड उसको 1,80,000 उसने जीएसटी पे करा था। वो उसने 1,80,000 ने जीएसटी क्लेम कर लिया। आफ्टर दैट उसने वो 1 साल के बाद वो सारे जो भी उसके लैपटॉप थे वो उसने ट्रांसफर कर दिए किसको? किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी को या गवर्नमेंट स्कूल में, देन विदाउट कंसिडरेशन। तो मतलब क्या हो गया? परमानेंट ट्रांसफर भी हो गया, बिजनेस एसेट्स भी हो गया, आईटीसी ऑलरेडी अवेल्ड भी हो गया एंड विदाउट कंसिडरेशन भी हो गया। तो वो सप्लाई कौन सी सप्लाई में कवर की जाएगी? परमानेंट एसेट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट, मतलब सप्लाई अंडर जीएसटी सेक्शन 7(1) सब क्लॉज सी रीड विद शेड्यूल 1। ओके गाइस, एंड सेकंड पॉइंट हमने डिस्कस किया था सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। अब बात करते हैं रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन। रिलेटेड पर्सन वो होते हैं लाइक होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी, दोनों आपस में एक दूसरे के रिलेटिव है। क्या होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी से अगर कोई सप्लाई करती है तो क्या वो उसको पैसे देगी? क्या वो कंसिडरेशन कोई अमाउंट देगी? नहीं देगी। बिकॉज क्या होता है, जो भी होल्डिंग कंपनी है वो सब्सिडरी दोनों एक ही कंपनी, अगर वो एक दूसरे को मनी ट्रांसफर कर भी रहे हैं तो इसका मतलब ये होता है कि वो लेफ्ट पॉकेट से पैसा निकाल रहे हैं और राइट पॉकेट में पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि दोनों जो कंपनी है वो एक ही कंपनी है। ठीक है, तो इसे कहते हैं हम रिलेटेड पर्सन। और डिस्टिंक्ट पर्सन कौन होते हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन वो होते हैं जो कि ऐसे पर्सन जो कि वन और मोर देन वन रजिस्ट्रेशन लेके रहते हैं, मोर देन वन रजिस्ट्रेशन होल्ड किए होते हैं। लाइक एक कंपनी है, अगर उसकी एक ब्रांच दिल्ली में है और दूसरी ब्रांच हरियाणा में है तो उसको 2 जीएसटी नंबर लेने पड़ेंगे, दिल्ली का एंड हरियाणा का। तो अगर वो दो दो जीएसटी नंबर लेके है तो वो डिस्टिंक्ट पर्सन है। अगर वो आपस में डीलिंग करते हैं हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस तो वो भी सप्लाई ऑफ जीएसटी के अंदर रहेगी, उसको भी जीएसटी देना पड़ेगा। किस सेक्शन के अंदर? सेक्शन 7(1) क्लॉज सी रीड विद शेड्यूल 1। सो आइए आज हम आज की क्लास का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है वो है टॉपिक नंबर 3, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट where the agent undertake to such supply goods on behalf of principal। मतलब क्या है कि हमने एक सपोज हम प्रिंसिपल है और हमने अपना एक एजेंट रखा है सप्लाई के लिए। हमने क्या बोला कि वो हमने एक एजेंट रखा, वो हमारे गुड्स की सप्लाई करेगा और हम उसको सप्लाई कर रहे हैं विदाउट कंसिडरेशन। बट वो जो एजेंट है वो आगे कस्टमर को जो सप्लाई कर रहा है वो अपने बिहाफ पे कर रहा है। बट बिहाफ क्या है उसका? प्रिंसिपल। बट नेम क्या है? वो अपने इज ओन नेम पे कर रहा है, ऑन माई बिहाफ। ठीक है,
तो ऐसे केस में क्या होता है, जो भी एजेंट जो कस्टमर को सप्लाई कर रहा है वो सप्लाई तो होगी सेक्शन 7(1)(a) के अंदर, बट जो हम उसको सप्लाई कर रहे हैं एज अ एजेंट हमने जो रखा है, अगर हम उसको सप्लाई कर रहे हैं और विदाउट कंसिडरेशन कर रहे हैं तो वो भी जीएसटी के अंदर कवर होगी। ओके, सो नेक्स्ट है आपका सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू हिज प्रिंसिपल। ऊपर था बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट, नीचे है बाय द एजेंट टू हिज प्रिंसिपल वेयर द एजेंट अंडरटेक टू रिसीव सच गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। लाइक एग्जांपल पढ़ते हैं, कंपनी इज लोकेटेड इन कानपुर एंड एम्प्लॉय एंड एजेंट इज जयपुर to undertake purchase on behalf of company and goods procured and transferred by the agent to company would qualify as supply। कुछ नहीं समझ में आया तो आइए मैं आपको एग्जांपल में समझाता हूँ। हम पॉइंट थर्ड एंड फोर्थ एग्जांपल समझेंगे, जैसा कि ये एक एग्जांपल है, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। ठीक है, सपोज हम मिस्टर डी क्या है, एक प्रिंसिपल है, इन्होंने क्या करा, एक एजेंट रखा मिस्टर ए, उनको इन्होंने सप्लाई करी, सप्लाई टू एजेंट विदाउट कंसिडरेशन। कैसे करी, विदाउट कंसिडरेशन। और आगे जो ये एजेंट है ये होता है सेलिंग एजेंट। सेलिंग जो एजेंट है इसने आगे गुड्स को सोल्ड कर दिया इन हिज ओन नेम में, किसको, कस्टमर को। तो इसने जब कस्टमर को सेल किया तो इसने क्या रिसीव किया, कंसिडरेशन, और इसने अपने नाम पे किया है। मतलब गुड्स, कोई भी बंदा जो इससे गुड्स खरीद रहा है या जो भी कस्टमर इससे गुड्स खरीद रहा है वो तो यही समझ रहा है कि गुड्स किसके हैं, एजेंट के, बट गुड्स एक्चुअली में किसके हैं, प्रिंसिपल के। तो मतलब हमने थर्ड पार्टी से गुड्स लेके अपने नाम पे बेचा, तो मतलब क्या है, एजेंट और कस्टमर के बीच में जो सप्लाई बनी है वहां पे कंसिडरेशन भी है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है। कोई भी सप्लाई को करने के लिए 2 पॉइंट्स होने चाहिए, कंसिडरेशन एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, और यहाँ पे दोनों है, तो ये सप्लाई कहाँ कवर हो जाएगी, हमारी सेक्शन 7(1)(a) के अंदर। ठीक है, एंड द सप्लाई बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, ये सप्लाई कहाँ कवर होगी, जो कि विदाउट कंसिडरेशन है, ये कवर होगी सेक्शन 7(1)(c) रीड विद शेड्यूल 1 के अंदर। यहाँ तक समझ में आया। बट इसकी चीज याद रखना, इनवॉइस इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, अगर इनवॉइस नेम ऑफ द प्रिंसिपल है, अगर इनवॉइस जो जनरेट कर रहा है एजेंट वो इसके बिहाफ पे कर रहा है, इसके नाम पे कर रहा है, तो वो जीएसटी नहीं है, मतलब जीएसटी के अंदर कवर्ड नहीं होगी वो सप्लाई। बट अगर इनवॉइस इन द नेम ऑफ एजेंट है, अगर एजेंट के नाम पे इनवॉइस है और वो आगे ट्रांसफर कर रहा है कस्टमर को, तो ही ये सप्लाई मानी जाएगी, तो ही ये सप्लाई मानी जाएगी बाय सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। समझ में आया थर्ड पॉइंट। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय एन एजेंट टू द प्रिंसिपल बाइंग पर्सन। अभी हमने वहां पे जो थर्ड पॉइंट जब हमने डिस्कस करा था वहां पे हमने सेलिंग के लिए एजेंट रखा था, यहाँ पे अब हमने बाइंग के लिए एजेंट रखा है। तो देखिए, हमें सप्लायर, हमने एजेंट रखा किसके लिए, बाइंग करने के लिए। अब क्या हुआ, एजेंट ने प्रिंसिपल से किसी सप्लायर, हम सप्लायर नहीं है, हम प्रिंसिपल है, सप्लायर ने एजेंट को सप्लाई करी गुड्स, तो ये सेक्शन 7(1)(a) के अंदर आएगी, क्योंकि एजेंट ने प्रिंसिपल को, एजेंट ने सप्लायर को क्या दिया होगा, कंसिडरेशन। सप्लायर और एजेंट ने बीच में जब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस की ट्रांजेक्शन किए तो कंसिडरेशन पे किया परचेज गुड्स करने के लिए, एंड देन एजेंट ने प्रिंसिपल को सप्लाई करी वही वाले गुड्स जो उसने बाइंग किए थे, बट फॉर विदाउट कंसिडरेशन। तो यहाँ पे जो सप्लाई है वो 7(1)(c) शेड्यूल 1 के अंदर कवर होगी। तो यहाँ पे हमारा मेनली जो इम्प्लीकेशन है वो क्या निकला है, दोनों ही केस में एजेंट अगर अपने नाम पे कोई भी गुड्स को ट्रांसफर करेगा आगे, अपने नाम पे वो रिसीव भी कर सकता है, अपने नाम पे वो ट्रांसफर भी कर सकता है, क्या, टाइटल ऑफ गुड्स ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल, देन ही वो सप्लाई कवर होगी सेक्शन 7(1)(c) के अंदर। जैसा कि यहाँ पढ़ रहे हैं, एजेंट हैज द अथॉरिटी टू पास और रिसीव द टाइटल ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। एजेंट के पास जो है वो अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो गुड्स को पास भी कर सकता है और गुड्स को रिसीव भी कर सकता है ऑन द बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? चलिए आगे चलते हैं। सो यहाँ पे हम एक बार पढ़ लेते हैं, इफ द एजेंट हैज द अथॉरिटी टू पास और रिसीव द टाइटल ऑफ गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल। वही बात जो मैंने आपको बताई, एजेंट के पास क्या है, अथॉरिटी होनी चाहिए पास और रिसीव टाइटल ऑफ गुड्स, where the invoice for further supply is being issued by the agent in his name, then any provision of goods from the principal to agent would fall within the schedule 1। मतलब वही
कि अगर एजेंट गुड्स को ट्रांसफर कर रहा है ऑन हिज ऑन नेम पे, ट्रांसफर कर रहा है टू प्रिंसिपल को इन हिज ऑन नेम पे, तो वो ट्रांजेक्शन क्या है, विद इन द शेड्यूल 1 के अंदर कवर होगी। हाउएवर where the invoice is issued by the agent to customer in the name of principal, such agent shall not fall within the schedule 1। वही अगर वही एजेंट जो है कस्टमर को इनवॉइस ट्रांसफर कर रहा है बट नेम उस पे प्रिंसिपल का मेंशन है, तो वो सप्लाई कवर नहीं होगी। Similarly, where the goods being procured by the agent on behalf of principal are involved in the name of agent, then further provisions said agent to principal would be covered by schedule 1। जो कि सप्लाई में डिस्कस हुआ वही परचेज में डिस्कस हो रहा है। लाइक अगर हमने एजेंट प्रिंसिपल से गुड्स की सप्लाई ली है विदाउट कंसिडरेशन और आगे ट्रांसफर कर रहे हैं इन इज ओन नेम पे, तो वो सप्लाई कवर होगी सेक्शन 1C रीड विद शेड्यूल 1। अगर वो प्रिंसिपल का नेम ही मेंशन कर रहा है इनवॉइस पे, तो नहीं होगी वो सेक्शन 71C के अंदर। तो वो कहाँ कवर हो जाएगी, कहीं और सेक्शन में होगी, लाइक 7A के अंदर वो कवर होगी, और वो सप्लाई डायरेक्ट सप्लायर एंड कस्टमर के बीच में होगी, एजेंट का रोल वहां पे नहीं होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 5th पॉइंट, इंपोर्ट ऑफ सर्विस। ध्यान से पढ़िएगा, ऊपर था इंपोर्ट ऑफ गुड्स, ये है इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय अ टैक्सेबल पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया in the course of furtherance of business. Note: Importance of service as covered by definition does not include importation without consideration. Therefore, this clause is inserted to rope in such service that are received from related person and their establishment outside India. मतलब आपको कुछ समझ में आया यहाँ तक? अगर कुछ आया तो आप मुझे बताइए, क्या समझ में आया? नहीं आया तो मैं बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल है, ए लिमिटेड ऑफ इंडिया हैज फॉरेन सब्सिडियरी कंपनी बी लिमिटेड ऑफ यूएसए एंड ए लिमिटेड रिसीव मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम बी लिमिटेड विदाउट कंसिडरेशन। इन दिस केस दिस सप्लाई विल बी कवर्ड अंडर दिस क्लॉज ऑफ शेड्यूल 1। मतलब इसको मैं समझाता हूँ आपको अच्छे से। लाइक एक्स लिमिटेड है मुंबई में, वाई लिमिटेड है यूएसए में। वाई लिमिटेड जो है ये वो होल्डिंग कंपनी ऑफ एक्स लिमिटेड है, मतलब ये दोनों आपस में क्या हो गई, रिलेटेड कंपनी, ठीक है। एंड वाई लिमिटेड ने एक्स लिमिटेड को एक सर्विस ट्रांसफर करी है, कौन सी, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। इसने इसको सर्विस दी बट विदाउट कंसिडरेशन। सो यहाँ पे देखिए क्या होता है, इंपोर्ट हो रही है सर्विस, दूसरा विदाउट कंसिडरेशन हो रही है, तीसरा फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, चौथा जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो कौन है, रिलेटेड पर्सन। सो अगर ये चारों कंडीशन फॉल होती हैं और इसके अंदर सेटिस्फाई होती हैं, तो ये सप्लाई कवर होगी, सप्लाई सेक्शन 1C रीड विद शेड्यूल 1। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? अगर हम कोई सर्विस को इंपोर्ट करा रहे हैं बाहर से और वो रिलेटेड पर्सन है, ठीक है, और वो विदाउट कंसिडरेशन भी आ रही है, तो वो सप्लाई सेक्शन 1C के अंदर कवर होगी। अब आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे, लाइक इंपोर्ट ऑफ सर्विस का से एक और पॉइंट भी है, तो वो क्या है, वो देखिए। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज में हमने सबसे पहले क्या देखना है कि वो सर्विस कंसिडरेशन पेड है कि नहीं। अगर वो पेड है तो वो सेक्शन 71B में कवर हो जाएगी। कहाँ पे, सेक्शन 71B में। और अगर कंसिडरेशन पेड है और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस भी है, अगर यस है तो वो सप्लाई है, और नो है तो वो सप्लाई है ही नहीं, पहली बात। अगर यस है तो हमने ये देखना है कि वो रिलेटेड पर्सन से है। अगर वो रिलेटेड पर्सन से भी है तो हमें उस सप्लाई को क्या बोल देंगे, सप्लाई अंडर GST 71C के अंदर। मतलब कंसिडरेशन पेड है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, रिलेटेड पर्सन से है, तो हम क्या देखेंगे कि वो रिलेटेड पर्सन से है, तो उसे हम सेक्शन 1C में कवर कर देंगे। तो मतलब हमारे 4 पॉइंट आपने नोट कर लेने हैं। कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, विदाउट कंसिडरेशन है, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस है, और अगर वो रिलेटेड पर्सन से है तो वो सेक्शन 1C में कवर होगी, और अगर वो नहीं है रिलेटेड पर्सन से तो वो सेक्शन 1 किसी भी सेक्शन में कवर नहीं होगी, उसे हम सप्लाई ही नहीं मानेंगे। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, आइए हम आगे चलते हैं। अब आ रहा है हमारा सेक्शन, अब हमने सेक्शन 7(1) के 1, 2 एंड 3 हमने तीनों क्लॉज को इजीली पढ़ लिया है, तो आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। मेरी वीडियो को 2 बार देखिएगा, 3 बार देखिएगा, जब तक आपको वो चीज़ समझ में ना आए। मैंने हर एक एग्जाम्पल से कवर किया हुआ है,
तो सेक्शन 7(1) में अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो मुझे कांटेक्ट कर सकता है मेरे पर्सनल नंबर पे, एंड पूछ सकता है कि आपको किसी भी अगर टॉपिक में डाउट है तो आप यू कैन आस्क मी एनी टाइम। अब हम आगे डिस्कस करते हैं सेक्शन 7(1)(a), where transaction is considered as supply under subsection 1, and they shall be treated either as supply of goods or services as referred in schedule 2। मतलब जो भी हमने सेक्शन 7(1) में ए बी एंड सी, इन तीनों में हमने जो भी चीजें पढ़ी हैं, अगर वो तो हमें पता चल गया कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, बट शेड्यूल 2 क्या कह रहा है, आइदर तो वो गुड्स है, आइदर वो सप्लाई है, बट कुछ ऐसी ट्रांजेक्शन है जो गुड्स और सप्लाई में कंफ्यूजन है, तो उसको सेक्शन 2 ने डिस्कवर किया है कि किस ट्रांजेक्शन को हम, सपोज जहां पे दोनों है, गुड्स भी हैं सर्विसेज भी, तो उसे हम क्या लेंगे, गुड्स और सर्विस लेंगे या ओनली गुड्स लेंगे। ठीक है, तो सेक्शन 2 के अंदर पहला हमारा पॉइंट है ट्रांसफर। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स, जब भी कोई भी टाइटल गुड्स का ट्रांसफर होगा तो हम उसे सप्लाई किसकी मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। जैसे रोटोमैक पेन सेल पेन टू कस्टमर, रोटोमैक जो कंपनी है वो अपने पेन कस्टमर को सेल कर रही है, मतलब वो अपना टाइटल ही ट्रांसफर कर रही है, तो इस केस में क्या हो रहा है, गुड्स की सप्लाई हो रही है। And any transfer of right in goods, undivided share in goods without transfer of title of goods। सपोज आपका टाइटल ट्रांसफर नहीं हो रहा है बट आपका राइट ट्रांसफर हो रहा है टू यूज दोज गुड्स। मतलब सपोज आप गोवा गए, गोवा जाने के लिए आपने किसी कार कंपनी से एक कार को सर्विस 10 दिन के लिए आपने रेंट पे लिया, तो वहां पे क्या है, वो राइट ट्रांसफर हो रहा है आपके पास, जूम कंपनी का या जो भी कंपनी की आप कार ले रहे हैं उसका राइट ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आप कार को यूज कर सकते हैं, बट वो कार आपकी नहीं है, टाइटल ऑफ गुड्स ट्रांसफर नहीं हो रहा, तो ऐसे केस में उसे सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा। एनी ट्रांसफर ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स अंडर एन एग्रीमेंट which stipulate that property shall pass at future date upon payment of full consideration as agreed। यहाँ से आपको डिस्कस आती है एक बात, लाइक अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के अंदर आप चैप्टर पढ़ा होगा हायर परचेज। हायर परचेज क्या होता है, उसमें एक एग्रीमेंट बनता है कि आप एक एग्रीमेंट क्रिएट करा है, आपको पोसेशन तो मिल जाता है गुड्स का तुरंत, बट आपको उसको टाइटल ऑफ गुड्स कब ट्रांसफर होता है, जब आप उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट को पे कर देते हैं, मतलब जब आप उसकी फुल कंसिडरेशन पे करते हैं उस दिन आपको टाइटल ट्रांसफर होता है। मतलब किसी भी एग्रीमेंट के अंदर अगर आपको फुल कंसिडरेशन देने के बाद ट्रांसफर मिलता है बट आपको पोजेशन पहले ही मिल गया है, तो भी वो ट्रांसफर ऑफ टाइटल गुड्स के अंदर, ट्रांसफर ऑफ गुड्स के अंदर ही आएगा, मतलब सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आएगा। जैसा कि एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ, जैसे अगर हमने कोई भी ट्रांजेक्शन को कवर किया है सेक्शन सबसेक्शन 1 के अंदर, ए बी एंड सी, तो वो या तो सप्लाई आ रही है या फिर सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस, बट शेड्यूल 2 करता है अगर दोनों आ गई तो हम उसको किस में लेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स में लेंगे या सप्लाई ऑफ सर्विसेज में, तो वो डिस्कस होता है। एंड टाइटल ऑफ गुड्स है या ट्रांसफर ऑफ गुड्स और टाइटल आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, दोनों को हमने लिया है सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट किसी को? और अगर हम सिर्फ राइट ट्रांसफर कर रहे हैं गुड्स को यूज करने के लिए तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आ जाएगा। मतलब ट्रांसफर ओनली 2 होते हैं, या तो ट्रांसफर ऑफ टाइटल या फिर ट्रांसफर ऑफ राइट। अगर ट्रांसफर ऑफ टाइटल है इन एनी केस तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर आएगा, अगर ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज है तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर आएगा। ये बात आप अच्छे से याद कर लीजिए। एंड सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं हम, लैंड एंड बिल्डिंग। Any lease, tenancy, easement, license, occupy land, lease agreement for land, and any lease or letting out of building including a commercial, industrial and residential complex for business or commerce or wholly or partly shop is let out in shopping mall। दोनों को पॉइंट एक ही है, फर्स्ट पॉइंट कवर कर रहा है लैंड को और सेकंड पॉइंट कवर कर रहा है बिल्डिंग को। मतलब है इसका, रेंट ऑफ लैंड, हम चाहे रेंट ऑफ लैंड करें या रेंट ऑफ बिल्डिंग फॉर कमर्शियल यूज, फॉर पर्पस यूज, एनी यूज के लिए अगर हम रेंट करते हैं, किसी भी चीज को रेंटल करते हैं, तो वो सर्विस की आती है। मतलब वहां पे सप्लाई ऑफ सर्विस ही जीएसटी के अंदर कवर होगा। मतलब अगर हम टैक्स कवर करेंगे तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज का, नॉट फॉर सप्लाई एज अ गुड्स। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट है ट्रीटमेंट और प्रोसेस। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड टू अनदर पर्सन गुड्स। मतलब सपोज आपका कोई प्रिंटिंग की जॉब है, प्रिंटिंग का आप कोई शॉप खोलते हैं और रोटोमैक कंपनी आपके पास आती है और वो आपको पेन सप्लाई करती है। सपोज वो आपको 10,000 पेन देती है और वो बोलती है कि आप हमारे पेन पे रोटोमैक की प्रिंटिंग कर दीजिए, पर पेन हम आपको 50 पैसा देंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, गुड्स आपके नहीं है, गुड्स थर्ड पार्टी के हैं, बट आप उस गुड्स को क्या कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, मतलब कंप्लीट कर रहे हैं टू सेल इन द मार्केट। लाइक रोटोमैक का पेन है, अगर उस पर प्रिंटिंग ही नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा वो रोटोमैक का है। तो आप उस पर प्रिंटिंग कर रहे हैं, मतलब उसको प्रोसेस कर रहे हैं, प्रोसेस में काम कर रहे हैं। तो इस केस को भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। एग्जाम्पल, जैसा कि मैंने आपको बताया, XYZ प्रिंटर है, ये प्रोसेस कर रहे हैं किसको, रोटोमैक ने पेन को मैन्युफैक्चर किया, रोटोमैक ने आपको पेन दे दिए 10,000 पेन, उसको आपने प्रोसेस किया, प्रोसेस में आपने क्या किया, ओनली प्रिंटिंग, ओनली प्रिंटिंग किया है आपने। रोटोमैक की जो भी प्रिंटिंग थी उनके पेन पे छाप दी है, छापने के बाद आप उसको ट्रांसफर ऑफ प्रोसेस बोलते हैं उसे, एंड वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर कवर होगा, नॉट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स के अंदर। नेक्स्ट, transfer of business assets. Goods forming part of business asset are transferred or disposed of under direction of person carrying on business so as no longer to forming part of those assets whether not for consideration. उसे हम गुड्स लेंगे, एंड गुड्स हेल्ड और यूज फॉर बिजनेस आर पुट टू यूज प्राइवेट यूज एंड मेड अवेलेबल फॉर एनी पर्सन फॉर यूज एनी अदर देन बिजनेस, एनी पर्पस अदर देन बिजनेस बाय अंडर डायरेक्शन ऑफ पर्सन कैरिंग ऑन बिजनेस वेदर और नॉट फॉर कंसिडरेशन, उसे हम सर्विस लेंगे। मतलब अगर हम किसी भी बिजनेस एसेट्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, किसी भी किसको, बिजनेस एसेट्स को, विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट कंसिडरेशन और विद कंसिडरेशन, दोनों कुछ भी हो सकता है। सपोज हमने 1/1/2019 को इन्फोसिस कंपनी ने 1000 लैपटॉप खरीदे थे 10 लाख के, उस पर 1,80,000 GST करा था, ये ITC अपील्ड हो चुका था। एंड 1/1/20 को उसने क्या करा, 600 तो सोल्ड कर दिए बट 400 डोनेट कर दिए। तो जो सोल्ड करे और जो डोनेट करे, दोनों के दोनों सप्लाई कवर है किसके अंदर, सेक्शन 71A के अंदर और सेक्शन 171C के अंदर, रीड विद शेड्यूल 1। और ये दोनों बातें कवर कहाँ होती है, अगर इसे सप्लाई ऑफ गुड्स ही मानेंगे दोनों को हम, ये बातें कवर होती हैं शेड्यूल 2 के अंदर, सप्लाई ऑफ गुड्स। इन दोनों को हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे, वेदर वो विदाउट कंसिडरेशन हो चाहे वो विद कंसिडरेशन हो। मतलब समझ में आया आपको? तो बेसिक सा कंसर्न ये है इसमें कि कोई भी बिजनेस के एसेट होंगे और अगर वो विदाउट कंसिडरेशन या विद कंसिडरेशन ट्रांसफर किए जाते हैं तो उसे हम सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। अब सप्लाई ऑफ गुड्स दो तरह की हैं, जो सेक्शन 1A में आ रही है और सेक्शन 1C रीड भी शेड्यूल 1 में आ रही है। दोनों को हमने, सेक्शन 2 क्या कहता है, दोनों को सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। सेकेंड पॉइंट था हमारा, गुड्स हेल्ड फॉर बिजनेस आर पुट टू प्राइवेट यूज और आर मेड अवेलेबल टू एनी पर्सन फॉर यूज फॉर एनी पर्पस अदर देन बिजनेस। मतलब सपोज आपके बिजनेस में क्या है, एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है, आप बिजनेसमैन है और आपके बिजनेस में एक प्रोजेक्टर लगा हुआ है जो आपके बिजनेस की मीटिंग को हेल्ड करता है। उसके बाद क्या हुआ, आप ही के घर में एक वेडिंग एनिवर्सरी है, सपोज आपके बेटे की, तो आपने क्या करा, वहां से प्रोजेक्टर को अनइंस्टॉल करके आपने वेडिंग प्लानिंग में लगाया, वेडिंग प्री वेडिंग में लगाया और वहां पे आपने उसको प्री वेडिंग शूट करी। तो यहाँ पे क्या हुआ है, बिजनेस का एसेट यूज हो रहा है पर्सनल यूज के लिए, बट नॉट फॉर एनी अदर बिजनेस, ओनली फॉर पर्सनल यूज के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंडर कवर करेंगे। मतलब बिजनेस का एसेट चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन हो चाहे वो विद कंसिडरेशन हो, उसे हम बिजनेस के एसेट को अगर हम प्राइवेट यूज में यूज कर रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। सपोज अगर आपके बेटे की शादी नहीं होती, आपके किसी फ्रेंड के बेटे की शादी होती है तो भी आप उसे देते और अगर आप उसे सर्विस चार्ज भी करते, कोई भी कंसिडरेशन तो भी वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही मानी जाती। ओके, बट वो बिजनेस यूज के लिए नहीं होना चाहिए, ओनली फॉर पर्सनल यूज के लिए। And third point, the good performing part of asset of any business carried on by person who seizable or taxable person shall be deemed to be supplied by him in the course of furtherance of his business immediately before he ceases to a taxable person.
अब मुझे आप एक बात बताइए कि टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताइए कि टैक्सेबल पर्सन कौन होता है। तो टैक्सेबल पर्सन की डेफिनेशन मैंने आपको पहले बताई है। ऐसे पर्सन जो भी रजिस्टर्ड है अंडर जीएसटी एक्ट सेक्शन 22 एंड सेक्शन 24 के अंदर जो फॉलो करते हैं वही टैक्सेबल पर्सन कहना चाहता है। ओनली टैक्सेबल पर्सन। सपोज अगर आप टैक्सेबल पर्सन ही ना रहे तो क्या आप टैक्स देंगे गवर्नमेंट को? क्या आप टैक्स के लिए लायबल है? नहीं है। इस पॉइंट को समझने के लिए मैं आपको एक पॉइंट समझाता हूँ। सपोज मिस्टर एक्स हैं, वो रजिस्टर्ड पर्सन है, उनका एक इलेक्ट्रॉनिक का शोरूम है, ठीक है। 18/8 ड्यू टू कोविड इनका शोरूम चल नहीं रहा था। क्या हो रहा था आजकल आपको पता ही है, कोविड की वजह से, कोविड-19 की वजह से सारे शोरूम जो है बंद हो पा रहे हैं क्योंकि बिजनेस नहीं है। तो शोरूम क्या हो गया, क्लोज हो गया। एंड इन्होंने अपने जीएसटी को कैंसिल कर दिया। जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के लिए इन्होंने अप्लाई कर दिया है। कब? 18/8 को। जिस दिन इन्होंने बिजनेस को वाइंड अप करा उस दिन इनके पास स्टॉक बचे हुए हैं 10 लाख के, फर्नीचर बचा हुआ है 2 लाख का, कंप्यूटर बचा हुआ है 1 लाख का। तो मतलब क्या हुआ, जितना भी इनके पास गुड्स बचा है उस दिन तो ये टैक्सेबल पर्सन रहे नहीं, तो क्या इनको टैक्स देना बनता है? तो आप बताइए क्या ये इस पैसों पे टैक्स देगा? नहीं देगा। लेकिन लेकिन अब जो मैं कहना जा रहा हूँ वो आप ध्यान से सुनिएगा। जीएसटी एक्ट क्या कहता है? जीएसटी एक्ट कहता है कि जो भी इनके पास ये गुड्स बचे हैं ना, हम इनको डीम्ड करेंगे। क्या डीम्ड करेंगे? कि ये सारे सोल्ड हो चुके हैं। कब? 17/8 को। मतलब आपने जिस दिन अपने शोरूम को वाइंड अप करा है, जिस दिन आप टैक्सेबल पर्सन नहीं बचे हैं, उससे जस्ट एक दिन पहले आपने इन सारे एसेट को सोल्ड कर दिया है। और अगर एक दिन पहले इन्होंने सोल्ड कर दिया है ऐसा माना है, हुए नहीं है, सिर्फ माना है, तो 17/8 को तो आप टैक्सेबल पर्सन थे। इट मीन्स आपको जीएसटी पेबल करना होगा एज ऑन 17/8/2018 को। मतलब जीएसटी कहती है कि अगर आपके पास कोई भी स्टॉक बचा है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप और आपने कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो वहां पे क्या होगा, आपको एज्यूम कर लिया जाएगा कि वो सारे गुड्स या सर्विसेज आपने एक दिन पहले सेल कर दिए एंड आपको उस पर जीएसटी पेबल करना होगा अकॉर्डिंग टू द जीएसटी रेट। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? तो मतलब गवर्नमेंट ने आपको कहीं का नहीं छोड़ा है। आपको टैक्स देना पड़ेगा जब तक आपके पूरे गुड्स फिनिश नहीं हो जाते हैं। चाहे आप इस गुड्स पे आप आगे पैसा कमाइए या मत कमाइए, सेल करिए या पर्सनली उसमें करिए, बट आपको इस पे जीएसटी तो देना पड़ेगा। ठीक है। सो अब इसके लिए आपके पास दो एक्सेप्शन है। लाइक पहले एग्जांपल पढ़ते हैं। मिस्टर एक्स इज इलेक्ट्रॉनिकल ट्रेडर इज वाइंडिंग अप हिज बिजनेस, एनी गुड्स लेफ्ट इन स्टॉक शैल बी डीम्ड टू बी सप्लाइड बाय हिम। उसको मान लिया जाता है कि वो सारे गुड्स सप्लाई हो चुके हैं उससे जस्ट एक दिन पहले, जिस दिन उसने रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करा है। बट इसके दो एक्सेप्शन हैं। वो क्या? बिजनेस इज ट्रांसफर्ड एज गोइंग कंसर्न टू अनदर पर्सन। मतलब आपने अपना बिजनेस चलता हुआ किसी और को ट्रांसफर कर दिया, तो अब क्या होगा, जो ट्रांसफर करा है उस पर्सन, वो पर्सन टैक्स देगा, आप नहीं दोगे। वो सप्लाई करेगा तो टैक्स गवर्नमेंट को मिल ही जाएगा। तो दैट इज अ सिंपल एक्सेप्शन। एंड सेकंड, business is carried on by a professional representative who is deemed to be a taxable person। इसका मतलब होता है जो भी आपका बिजनेस जो कैरिड है वो रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू कैरी। सपोज आपके थ्रू कैरी था, आपने क्या करा, आप जा रहे हैं यूएस, आपकी कोई जॉब लग गई है, अच्छी वाली आपकी कोई जॉब लग गई है, आपने क्या करा, अपने बिजनेस के सारे राइट को ट्रांसफर कर दिया किसी रिप्रेजेंटेटिव को, अपने बेटे को, अपने फादर को। तो वो अब आपके बिहाफ पे सारे कंप्लायंस को फॉलो करेगा। तो इस केस में भी आपको टैक्स देने की कोई जरूरत नहीं। जैसे जैसे सप्लाई होगी वो सप्लाई गवर्नमेंट को देता रहेगा। जैसे एग्जांपल है, बिजनेस ट्रांसफर टू एनी अदर पर्सन। मतलब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को ट्रांसफर कर दिया एंड कंसिडरेशन में उसने 1 करोड़ रुपए ले लिए मिस्टर एक्स ने। तो जो भी जीएसटी होगा वो कौन पे करेगा? मिस्टर वाई पे करेगा। किस पे? जो भी गुड्स थे। एंड बिजनेस रन बाय लीगल रिप्रेजेंटेटिव। मतलब मिस्टर एक्स जो है वो यूएसए चले गए, उन्होंने अपने भाई को बिजनेस सौंप के चले गए, तो ऑल जो कंप्लायंस है वो जीएसटी के कौन कवर करेगा? उनका भाई। तो जो कि हमने जीएसटी रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, जो कि सारे एक्ट फॉलो करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स। तो इस केस में भी हमें जीएसटी देने की कोई जरूरत नहीं है। सो अब हम पढ़ते हैं, द फॉलोइंग सप्लाई शैल बी कंसिडर्ड एट सप्लाई ऑफ सर्विसेज।
ऊपर हमने क्या पढ़ा, शेड्यूल 2 के अंदर कौन कौन सी चीजें कवर होती हैं, हमने सारा कुछ पढ़ लिया। आप अच्छे से नोट्स बनाइएगा और ध्यान से पढ़िएगा, आपको बहुत ईजी है ये, इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, नोट्स बना के पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे एंड डेली यूसेस में इन चीजों को फॉलो करो, तो आपको जीएसटी लगेगा कि आप बहुत ईजी है एंड यू कैन ऑल्सो लर्न वेरी इजी वे। फॉलोइंग सप्लाई शैल बी कंसिडर्ड एज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। मतलब रेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब है लाइक ऐसी प्रॉपर्टी जो मूवेबल नहीं हो सकती, लाइक लैंड, बिल्डिंग, इन सब पे अगर आप कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस प्लेसेस अगर आप रेंट पे देते हैं और कुछ भी आप वहां से कोई भी चीज रिसीव करते हैं, तो आपको वो क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज कवर्ड की जाएगी। मतलब रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, चाहे आप लैंड और बिल्डिंग किसी भी चीज को अगर आप रेंट पे दे रहे हैं और अगर आप उससे पैसा रिसीव कर रहे हैं, कंसिडरेशन रिसीव कर रहे हैं, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सेकेंड, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर एज अ पार्ट देयर ऑफ। Construction of a complex building, civil structure or a part thereof, including a complex building extended or sale to the buyer, wholly or partly, except where the entire consideration has been received after issue of a compliance certificate where required, and by the competent authority or after its first occupation, whichever is earlier. Like example है, DLF has constructed individual residential unit for aggregate consideration of 2 crore per unit. Rupees 1 crore per unit were received before insurance of completion certificate by the competent authority and balance after completion. ये पॉइंट आपको समझ में आया? नहीं आया? तो चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊं। जैसा कि आप देख रहे हैं मिस्टर एक्स, ये आपको एक मैं रियल एग्जांपल दे रहा हूँ। रियल एग्जांपल मतलब आप यूट्यूब पे, नेट पे सर्च कर सकते हैं, ये एग्जांपल आपको मिल जाएगा। एक विंडशिम इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसका हेड ऑफिस है वसंत कुंज। ठीक है, ये एक रियल एस्टेट डेवलपर है। क्या है? रियल एस्टेट डेवलपर है। अब ये क्या करते हैं, इन्होंने ये लैंड एंड प्लॉट परचेस करते हैं एंड उस पे ऊपर ये फ्लैट बनाते हैं एंड वो फ्लैट वो सेल करते हैं। फ्लैट बना के भी सेल करते हैं और फ्लैट को कंस्ट्रक्शन करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट भी लेते हैं। ठीक है, सपोज इन्होंने ये प्लॉट खरीदा एंड इस प्लॉट का इन्होंने नक्शा बनाया, अच्छे से मैप क्रिएट किया, इन्होंने बताया इस फ्लोर पे हम 15 बिल्डिंग बनाएंगे, 15 फ्लोर बनाएंगे, 15 फ्लोर पे हम क्या करेंगे, हर फ्लोर का डिजाइन इन्होंने वो कर दिया मेंशन एक टेम्पलेट पे। और इनके पास एक कस्टमर आया जो इनको बोलता है कि मुझे इस वाली बिल्डिंग, इस वाले लैंड पे 5th फ्लोर बुक कराना है। बुक कर दिया उसने, 507 नंबर, एंड फ्लैट जो है वो है 50 लाख का। सो डेवलपर जी ने बोला कि आप 10% पेमेंट हमें अभी दे दीजिए, फर्स्ट फ्लोर कंप्लीट होने के बाद 20% दे दीजिएगा, 10th फ्लोर कंप्लीट होने के बाद 30% एंड 20th फ्लोर कंप्लीट होने के बाद 30%। टोटल आपने 90% पेमेंट दे दी एंड जब भी हम आपको पोसेशन देंगे तब आप हमें 10% पेमेंट दे दीजिएगा। तो ऐसे केस में किसे हम बोलते हैं कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट। कंस्ट्रक्शन करते करते हमें पेमेंट मिलती रहती है, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है तो हमारी छोटा सा पार्ट्स रह जाता है रिमेनिंग, वो हम एट द टाइम ऑफ पोसेशन कवर कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा कि एक कंप्लीशन सर्टिफिकेट होता है, वो कब दिया जाता है किसी भी रियल एस्टेट डेवलपर को, जब पूरी बिल्डिंग कवर हो जाती है, सारे फ्लैट्स बन जाते हैं, उसके बाद कंप्लीशन सर्टिफिकेट दिया जाता है। अगर कोई भी बंदा फ्लैट बुक करवाता है एंड बुक करवाने के पहले ही, बुक करवाने टाइम ही वो कुछ पैसा दे देता है, चाहे वो होली और पार्टली कंसिडरेशन दे देता है, तो उस सप्लाई ऑफ किस में माना गया है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज में माना गया है। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को तो आप मुझसे दोबारा कंसल्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पे। तो आइए हम आगे पढ़ते हैं। तो मतलब अगर आप कोई भी कॉम्प्लेक्स को कंसिडर करते हैं एज पर एग्रीमेंट और वो किसी ने पहले ही बुक करा दिया और विदाउट कंसिडरेशन और चाहे विद कंसिडरेशन, बस कंसिडरेशन का थोड़ा सा पार्ट वो आपको दे देगा, कुछ पार्ट 10%, 20%, 30%, और बिफोर द कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया है उससे पहले ही वो आपको कंसिडरेशन दे के चला गया है, तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में माना जाएगा। थर्ड पॉइंट, टेम्पररी ट्रांसफर और परमिटिंग यूज ऑफ
enjoyment of intellectual property right। मतलब जैसे हमने क्या करा, हमारा कोई राइट है, लाइक कॉपी राइट है, पेटेंट है। सपोज हम एक राइटर है, राइटर ने क्या करा, अपने जो कॉपी राइटर को एक पब्लिकेशन हाउस को दे दिया कि आप हमारी बुक छापिए और जो भी रॉयल्टी है वो आप हमें दे दीजिएगा। तो मतलब हमने क्या करा, राइट को ट्रांसफर करा है, तो जो भी हमें उससे इनकम आएगी वो हमारी सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगी। ठीक है, लाइक एग्जांपल पढ़ लीजिए, डेवलपमेंट, डिजाइन, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर। अगर आप कोई भी सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट कराते हैं, डिजाइन कराते हैं, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइज, एडेप्टेशन, अपग्रेडेशन, एनहांसमेंट, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आईटी सॉफ्टवेयर, अगर आप कोई भी आईटी सॉफ्टवेयर को डेवलप कराते हैं किसी भी कंपनी से या किसी भी सॉफ्टवेयर लिमिटेड से, तो आपको उसके ऊपर भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना गया है। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज मुझे एक सॉफ्टवेयर है, ये एक सॉफ्टवेयर है, हमने क्या करा, इसको डेवलप कराना है, कस्टमाइज कराया, अपग्रेड कराया, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज के अंदर इंक्लूड हो गया। बट अगर ये सॉफ्टवेयर एज इट इज अवेलेबल है मार्केट के अंदर और हम इसे परचेज कर रहे हैं एज इट इज जैसा वो है, हम उसमें कोई चेंजेस नहीं करा रहे हैं, डायरेक्ट परचेज कर रहे हैं। अगर हम ऑनलाइन परचेज कर रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज में आएगा, बट अगर हम ऑफलाइन परचेज कर रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा। यहाँ तक कोई डाउट? इन चीजों को अच्छे से समझिए। आईटी सॉफ्टवेयर का ये आपको एग्जांपल में क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम में, कि अगर हम आईटी सॉफ्टवेयर का कोई भी सॉफ्टवेयर हम एज इट इज यूज कर रहे हैं तो वो क्या है, सप्लाई है कि नहीं है। और अगर हम एज इट इज यूज कर रहे हैं तो हमने परचेज करा ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन करा तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ऑफलाइन करा तो सप्लाई ऑफ गुड्स, और सॉफ्टवेयर को डेवलप पे करा के यूज कर रहे हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। लाइक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक मैंने अपना कोचिंग मैनेजमेंट ऐप बनवाया है, इसको मैंने क्या करा है, कस्टमाइज करा, इसके अंदर मैंने कस्टमाइज कराया तो ये सप्लाई ऑफ सर्विसेज हो गया। एंड सेकंड, मैंने एक लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप के अंदर मुझे एंटीवायरस चाहिए तो मैंने डायरेक्ट परचेज कर लिया। अगर मैं ऑनलाइन परचेज कर लेता हूँ तो वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा, और अगर मैं ऑफलाइन परचेज करता हूँ तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। ये कहाँ लिखा है, सप्लाई जो कि सर्विसेज के अंदर कवर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टॉलरेट एन एक्ट और सिचुएशन और टू डू एन एक्ट। मतलब लेट डिलीवरी चार्जेस रिकवर्ड फ्रॉम सप्लायर फॉर नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद इन स्टिपुलेटेड टाइम। सपोज आपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट लॉ में पढ़ा होगा, अगर आप कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं और एग्रीमेंट को अगर आप सही टाइम पे नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, सपोज सप्लायर और बायर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि 10 अगस्त को, हर महीने की 10 अगस्त को वो सप्लाई करेगा गुड्स की, कितने, 2 लाख गुड्स की मैन्युफैक्चरर को। ठीक है, अब सपोज 10 अगस्त को नहीं कर पाया, वो 15 अगस्त को कर पाया, तो जो डिले होने की वजह से उसका मैन्युफैक्चरिंग में जो लॉस हुआ है, उस लॉस को कवर करने पे वो उससे कवर कर सकता है, और जो भी वो कवर करेगा उस पर उसको जीएसटी देना पड़ेगा। मतलब लेट डिलीवरी चार्जेस पे जो भी वो कवर करेगा उस पर उसको जीएसटी देना पड़ेगा। लाइक गुड्स है, सप्लायर है, मैन्युफैक्चर को लेट डिलीवरी की वजह से उससे लॉस हो गया ड्यू टू लेट टॉलरेट चार्जेस। इसने जो टॉलरेट किया, क्या टॉलरेट किया, लेट डिलीवरी, उसके जो उसने चार्जेस लिए होंगे उस पे उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। मतलब लेट डिलीवरी फीस पे आपके पास जीएसटी देना पड़ेगा, आपको कॉन्ट्रैक्ट के बिहाफ पे आपको उसके ऊपर जीएसटी देना पड़ेगा। लेट डिलीवरी इज अ चार्जेबल अगेंस्ट इन जीएसटी। अब आते हैं फॉलोइंग कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई इज ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। ओके, कंपोजिट सप्लाई को भी हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इंक्लूड करेंगे। लाइक वर्क कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। वर्क कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, मीन्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट एंड इम्प्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर एंड मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्टरेशन और कमीशनिंग of any immovable property where transfer of property in goods whereas goods in some other form as involved in the execution of such contract। मतलब मैं आपको इजी वे में समझाता हूँ। लाइक आप क्या हैं, आप एक कंस्ट्रक्शन के डीलर हैं। ठीक है, अब मैंने क्या करा, मेरा नाम है, सपोज मेरा नाम जसमीत। ठीक है, मेरा नाम क्या है, जसमीत है।
मैंने एक वर्क कॉन्ट्रैक्ट के लिए एक बंदा डीलर को हायर करा, वर्क कॉन्ट्रैक्टर मिस्टर एक्स, एंड मैं हूँ मिस्टर वाई। मैंने बोला मुझे ऐसा ऐसा घर चाहिए, तो मैंने उसको सब कुछ बता दिया, ये पूरा डिजाइन बता दिया कि मुझे ऐसा ही घर बनाना है यहाँ पे। उसने कहा ठीक है सर, आप हमें 2 करोड़ रुपए दे दीजिए, हम आपको पूरा वैसा ही घर बना के दे देते हैं। एक तरीके से इसे हम कहते हैं, जब हम कोई भी घर किसी को बनाने के लिए दे देते हैं ना, हम देखा होगा ठेके पे, नॉर्मली हिंदी वर्ड्स में कहते हैं ठेके पे हमने घर बनाने के लिए दिया है, तो उसे हम कहते हैं वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे दिया है, मतलब हमने घर कॉन्ट्रैक्ट पे बनाने के लिए दिया है। लाइक हाउस पूरा रेडी मिलेगा उसको 2 करोड़ के बाद, उसको कोई रॉ मटेरियल नहीं देना, कोई लेबर चार्जेस नहीं देना, उसने 2 करोड़ रुपए दिए। आफ्टर दैट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बिल्डिंग है, कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इंस्टॉलेंस, फिटिंग आउट, सब कुछ होगा। सब कुछ करने के लिए वो होता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस, तो उसे हम एज अ सप्लाई ऑफ सर्विसेज में इंक्लूड करेंगे जितने भी वर्क कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ठीक है, बट वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट किससे रिलेटेड होंगे? ओनली फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। जैसा कि आप यहाँ पढ़ रहे हैं, कमीशन एनी फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी वेयर इन केस ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एंड गुड्स, उसे हमने अदर देन लिया है गुड्स में। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए जितने वर्क कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसे हम सप्लाई ऑफ सर्विसेज लेंगे। एंड अदर सप्लाई बाय वे ऑफ एज अ पार्ट ऑफ एनी सर्विस और इन एनी अदर मैनर whatsoever of goods being food or any other article of human consumption or any drink। मतलब सपोज आप किसी में रेस्टोरेंट में जाते हैं और अगर आपको वहाँ पे फूड की सर्विस और सर्विस भी मिलती है, फूड भी मिलता है एंड सर्विस भी मिलती है, एक्सेप्ट एल्कोहलिक ड्रिंक, तो उसे आप क्या लेंगे? जीएसटी के अंदर, और उसके ऊपर आप जीएसटी देना पड़ेगा आपको। एल्कोहलिक को छोड़ के आपको इस सब पे जीएसटी देना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ तक हमारी सेक्शन 7(1)(a) के अंदर जितनी भी ट्रांजेक्शन थी वो हमने सारी कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेक्शन 7(2) डिस्कस करेंगे।